सेकंड पेपर के लोग अब किन किन विषयों पर अगर ध्यान दें तो उनका स्कोर थोड़ा बढ़ सकता है? जैसे अभी हाल ही में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे बच्चों को नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने के अंतराल में आया है, तो इसलिए पेपर रिसेंटली बना हुआ है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न जरूर आएंगे। बजट में जैसे एलोकेशन, किस मिनिस्ट्री को एलोकेशन ज़्यादा हुआ है, कौन सा प्लान, कौन सा योजना लाई गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट तो इसमें ये देखने को मिलता है कि आपको करंट से अपडेट होना होगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप करंट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कुछ करेगा तो वो एसआरएस की पॉलिसी से पूछ लेगा, मतलब वो करंट के डेटा से पूछता है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करंट के भी होते हैं, डेटा को मिला लिया जाए तो इन सेक्शंस को हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ट्रेंड समझाने में आसान होगा, और साथ ही साथ अगर आपने जितनी तैयारी की है उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, तो एटलीस्ट आपकी तैयारी जो है उसमें काफ़ी सुदृढ़ता देखने को मिलेगी। नमस्कार, न्यूज़कारिता देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नवीन हूँ। यूजीसी नेट से संबंधित विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्र विभाग के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी विशेष शुभम हैं। विशेष शुभम से हम जानेंगे अर्थशास्त्र को लेकर के तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, अर्थशास्त्र विषय पर जो यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं उसको लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, पहले प्रश्न पत्र को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, और आखिरी दिनों में हम कैसे तैयारी करेंगे, इस विषय पर आज हम विशेष शुभम जी से बात करने वाले हैं। विशेष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। विशेष जी, ये बताइए कि जो पहला प्रश्न पत्र है उसको लेकर के क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसको लेकर के तैयारी करने किस दिशा में उसको तैयारी की जाए कि उसकी तैयारी और बेहतर हो सके और उसमें अच्छे स्कोर आएँ? यूजीसी नेट ने 2019 के बाद से प्रथम प्रश्न पत्र या द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो उसको खंड वाइज डिवाइड कर दिया है। प्रथम प्रश्न पत्र को भी 10 भागों में डिवाइड किया हुआ है। हर खंड से 5-5 प्रश्न उठाता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो है फर्स्ट पेपर में वो 50 क्वेश्चन आते हैं, पर यूनिट से 5 क्वेश्चन उठाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। तो जैसे अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो वो टीचिंग पैडागोजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, प्राइमरी में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं या सैम्पलिंग के टेक्निक्स क्या हैं, इस पे प्रश्न पूछता है। लेकिन अब 2019 के बाद से यूजीसी ने जो प्रश्न पूछना शुरू किया है वो फैक्ट बेस्ड छोड़ करके अब एनालिटिकल बेस्ड पूछा हुआ है, जिसमें आपको कूट की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसलिए इन यूनिट्स के प्रश्नों को गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है, तभी हम कर पाएंगे। उसमें दो यूनिट बहुत वॉलेटाइल हैं जिसमें आपको करंट की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 और 10 जो इन्वायरमेंट से 9 है, और 10 जो है वो हायर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी से है, जो बेसिकली करंट से मुद्दे उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको करंट के डेटा से अपडेट होना पड़ेगा। चूँकि टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर जो रिसर्च एप्टीट्यूड हो, इन विषयों को लेकर के विद्यार्थी हमेशा जो है वो नए विषय से, चूँकि पहले वो स्नातक में या मैट्रिक में, इंटर में वो डीआई से परिचित हो जाता है, रीजनिंग से परिचित हो जाता है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर से भी परिचित हो जाता है अब चूँकि जो बेसिक शिक्षा है उसमें। लेकिन ये टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड बिल्कुल मास्टर्स के बाद नया होता है, तो उसको लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, उसको लेकर के जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो बेसिकली जब हम क्लास में पढ़ने आते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे हमारा टीचर हमें पढ़ाता है, तो अगर हम टीचर की एक्टिविटी को नोटिस करें तो वही सारी थियोरेटिकल थियरीज जो हैं आपको बुक में मिलती हैं। लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड की हम बात करें या टीचिंग एप्टीट्यूड में आप कोई बुक रेफ़र करते हैं, जैसे KVS मदान की बुक है, उससे लोग रेफ़र करते हैं। तो जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड के जो हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो और सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो लेकिन रिसर्च की बात करें तो रिसर्च जैसा एक ऐसा यूनिट है जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, खास करके सोशल साइंस में, जैसे इकोनॉमिक्स वाले हो गए, सोशोलॉजी वाले हो गए, एजुकेशन बैकग्राउंड के हो गए, ये लोग स्टैटिस्टिक्स से परिचित होते हैं। तो इनके लिए ये प्रश्न नया नहीं होता है। तो वो बेसिकली पता रहता है उन्हें कि क्वेश्चनायर क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल बनाने के कितने स्टेप होते हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं वो उनके लिए नया नहीं होता है। तो लेकिन अब क्या है, जैसे अभी अपने विश्वविद्यालय में रिफॉर्म्स सिलेबस को लेके हो रहा है, तो पता चला है कि आने वाले वर्षों में मास्टर्स के विषय विद्यार्थियों के लिए हो सकता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सेपरेट कोर्स के तौर पे आए। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है कॉमर्स में ये सेपरेट कोर्स के तौर पे एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है,
ये हो सकता है कि इकोनॉमिक्स में भी जल्दी आ जाएगा, मतलब एक रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाएगा, तो ऐसे में बच्चों को तैयारी करना और आसान होगा। और मैं तो PhD स्कॉलर होने के नाते कहूँगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट एक पेपर जो है मास्टर्स लेवल पे जरूर पढ़ा देना चाहिए, जो बच्चे रिसर्च के लिए जाएं, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। शास्त्र की तैयारी को लेकर के कौन कौन से यूनिट होते हैं, कौन से स्कोरिंग यूनिट होते हैं, और उसको लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, अर्थशास्त्र के जो सब्जेक्ट है वो बहुत सिलेबस जो है यूजीसी नेट का वो बहुत बड़ा ब्रॉड है। मतलब ये कह लीजिए कि हम बेसिक माइक्रो पढ़ते हैं, फिर एडवांस माइक्रो पढ़ते हैं, बेसिक मैक्रो पढ़ते हैं, फिर एडवांस मैक्रो पढ़ते हैं, ग्रोथ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं। तो इन सब को लगभग जहाँ तक 18-19 सब्जेक्ट को वो 10 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। अब 10 यूनिट में अब सारे यूनिट का वेटेज यूजीसी नेट ने 2019 के बाद बराबर कर दिया। पहले ये होता था कि माइक्रो मैक्रो पढ़ लीजिए तो एक बड़ा यूनिट कवर हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब 2019 के बाद से हर यूनिट से वो 10-10 क्वेश्चन उठाता है। 10 यूनिट है, 10-10 क्वेश्चन उठाएगा, तो 10 × 10 × 100, तो 100 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्वियसली जो है 10 यूनिट से बनेगा। लेकिन अब आज के दिनों में कुछ बच्चों के सामने समस्या ये हो रही है कि जो इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो वेटेज बढ़ा हुआ है यूजीसी नेट में, उसे मैक्सिमम लोग इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन सच तो ये है कि माइक्रो मैक्रो पढ़ने के साथ बाकी कवर करने के बाद 3-4 पेपर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये 5 जो पेपर्स हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन आते हैं और बच्चे के लिए हमेशा नए हो जाते हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों को और समस्या होती है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। और जो प्रश्नों के बदलते हुए स्वरूप हैं, उसको लेकर के क्या विद्यार्थियों को रणनीति अपनानी चाहिए? हाँ, प्रश्नों का बदलता हुआ स्वरूप। पहले क्या था कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता था कि परफेक्ट कंपटीशन का कौन सा एजम्पशन नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया। अब कूट के माध्यम से क्वेश्चन पूछता है या पैराग्राफ दे देता है, उसमें से आपको छांट के आंसर बताना होता है। तो ऐसे में बच्चों को बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हम बार बार टेस्ट सीरीज़ नहीं रिवाइज करेंगे और जब तक लगातार हम सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, तो मेरा ये कहना है कि एक बार बच्चे को पूरे सिलेबस के गो थ्रू हो जाना चाहिए, देन उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाएंगे तो 30 से 40% की तैयारी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद अंदाज़ा लग जाता है कि किस लेवल का सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछा जाना चाहिए। तो ऐसे में जैसे 8 से 10 क्वेश्चन यूजीसी हर साल प्रीवियस ईयर से रिवाइज कर देता है। हो सकता है कि किसी के ऑप्शंस से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है, ऐसे ऐसे करके 8 से 10 क्वेश्चन यूजीसी रिवाइज करता है। फिर 2 कॉम्प्रहेंसन पूछता है, 2 कॉम्प्रहेंसन, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, तो वो 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो रिवाइज होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हुआ, ये सारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर माइक्रो मैक्रो ट्रेडिशनल के तौर पे पूछा जाता है, लेकिन आजकल माइक्रो के सेक्शन में एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ गया है, जिसमें वेलफेयर का वेटेज ज़्यादा बढ़ गया है। पब्लिक एफिशिएंसी का इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ऐसे में जो बच्चों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एडवांस, बेसिक तो पढ़िए ठीक है, लेकिन एडवांस इकोनॉमिक्स की तरफ भी मूव करिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस भी लगातार यूजीसी पूछ रही है। जो सेकंड पेपर है, तो उसकी तैयारी को लेकर के अभी जैसे परीक्षा में कुछ ही दिन शेष हैं, तो सेकंड पेपर के लोग अब किन किन विषयों पर अगर ध्यान दें तो उनका स्कोर थोड़ा बढ़ सकता है? जैसे अभी हाल ही में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे बच्चों को नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने के अंतराल में आया है, तो इसलिए पेपर रिसेंटली बना हुआ है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न जरूर आएंगे। बजट में जैसे एलोकेशन, किस मिनिस्ट्री को एलोकेशन ज़्यादा हुआ है, कौन सा प्लान, कौन सा योजना लाई गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। जैसे बाकी एग्रीकल्चर योजनाएं या डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस, डेवलपमेंट प्लान पॉलिसी जो लाई गई हैं, उससे प्रश्न लगातार बन रहे हैं। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि आपको करंट से अपडेट होना। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप करंट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कुछ करेगा तो वो एसआरएस की पॉलिसी से पूछ लेगा, मतलब वो करंट के डेटा से पूछता है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करंट के भी होते हैं, डेटा को मिला लिया जाए तो। इन सेक्शंस को हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ट्रेंड समझाने में आसान होगा, और साथ ही साथ अगर आपने जितनी तैयारी की है उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, तो एटलीस्ट आपकी तैयारी जो है उसमें काफ़ी सुदृढ़ता देखने को मिलेगी।
चूँकि एक चीज़ जो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ये आमतौर पर देखा जाता है कि को कई विषयों में अंग्रेजी में सामग्री उपलब्ध होता है, तो कई विषयों में केवल हिंदी में सामग्री उपलब्ध होता है। तो जो विद्यार्थी अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए तो ठीक है, पर जो हिंदी बिल्कुल समझ रहे हैं, हिंदी ही समझते हैं और अंग्रेजी अच्छे से नहीं समझ पाते, तो उनकी तैयारी में कौन सा माध्यम अपनाना चाहिए, या उनके लिए कौन सा बीच का रास्ता ऐसा हो सकता है जिसका हम लोग उपयोग करें? कहने का मतलब है भाषा की बाध्यता, मतलब जी। जो लैंग्वेज की बात की जा रही। देखिए, अर्थशास्त्र में जहाँ तक मेरा मानना है कि भाषा की बाध्यता नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो हिंदी मीडियम से और अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसे में भाषा की बाध्यता अर्थशास्त्र में नहीं है, क्योंकि हिंदी ठीक है, अच्छी किताबें इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं, मैं मानता हूँ सारी बातें, लेकिन बहुत सारे को जो किताबें हैं हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध हैं अर्थशास्त्र विषय में। तो ऐसे में जेआरएफ के लिए भाषा की बाध्यता जो है वो मेरे हिसाब से नहीं है। वैसे काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ, क्योंकि जैसे अगर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे यहाँ जितने टीचर्स हैं, जो मेरे सुपरवाइज़र वगैरह हैं, वो लोग क्या करते हैं, हिंदी में ही पढ़ाते हैं, थ्रू आउट इंग्लिश नहीं पढ़ाते। तो ऐसे में उनके लिए आसान हो जाता है। बच्चे क्लास नोट्स ही मेरे सर लोगों का बना लें, जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके क्लास नोट्स ही बना लें, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाते हैं सामने। तो सर लोग उन चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। तो ऐसे में आपकी भाषा की बाध्यता अर्थशास्त्र विषय में जहाँ तक लागू नहीं होता, हाँ रिसर्च में लागू होती है, लेकिन जेआरएफ यूजीसी नेट के लिए लागू नहीं होती। इन दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, और आपकी रणनीति क्या थी? मेरी अंतिम दिनों की रणनीति थी कि जो मैंने बताया कि बजट के या जो डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं उनको एक बार ओवरव्यू रखना, और जो आपने पढ़ा है उसको टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को गहनता से अध्ययन करते हुए, और जो आपका एक छोटा नोट्स बनता है, जो भी आप पढ़ाई करते हैं कोई चीज़, एक छोटा नोट्स जिसको आप कहते हैं कि हमारा ये कंसेप्ट बेस्ड नोट्स है, जिसमें आप एक लाइन में सारे आंसर्स का जवाब लिख के रखते हैं, तो वो आपके पास अगर है तो लास्ट के एक हफ्ते 1 वीक बचा है तो आपको कुछ भी सब कुछ छोड़ करके वो जो नोट्स आपने अभी तक बनाया हुआ है और डेटा के क्वेश्चंस जो आते हैं उनको सबको आपको लगातार उसके गो थ्रू होना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी को अपने अच्छे से आप अंजाम दे सकें। कोई किताब जो विशेष जी आप रिकमेंड करना चाहें बच्चों को? किताब इकोनॉमिक्स के लिए वैसे इकोनॉमिक्स के लिए गाइड के तौर पे बहुत सारी किताब मार्केट में अवेलेबल हैं, और एक स्पेसिफिक किताब का नाम, प्रमोशन का इशू तो नहीं खड़ा होगा कॉपीराइट, बिल्कुल नहीं। तो जैसे आर गुप्ता की बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के लोग रिकमेंड करते हैं, तो आर गुप्ता मेरे हिसाब से सही है। अरिहंत की भी आने लगी है, ट्रूमैन की भी आने, लेकिन सॉल्व के तौर पे अगर हम बात करें तो एजीपी का सॉल्व इकोनॉमिक्स में आ चुका है, जो बहुत अच्छा है, मेरा ये कहना है। हालांकि मेरा कोई उस पब्लिकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, बट मैंने जो देखा है, मैं बुक रिव्यूअर के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि एजीपी की किताब जो है वो कई लोगों ने मिल के लिखी हुई है, तो वो बहुत अच्छी किताब है, जिसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बच्चे के क्वेश्चन का ट्रेंड समझने में आसानी होगी, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गाइड है, सॉल्व है। और अगर आप बुक की बात करेंगे तो अगर आप इकोनॉमिक्स के पीजी किए हुए हैं तो आई थिंक आपके सिलेबस में जितना पढ़ाया गया होगा उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, अगर आपके पास एक नोट्स है और उसके थ्रू आप जा सकें तो। इकोनॉमिक्स में कोई अप्रोप्रिएट गाइड नहीं है जो ये नहीं कहा जाए कि आपको 100% सफलता की गारंटी देगा, ऐसा कोई गाइड अभी तक नहीं आया है। अब उम्मीद करता हूँ आगे। बहुत धन्यवाद विशेष जी। और आप न्यूज़कारिता देख रहे थे। न्यूज़कारिता इन दिनों प्रयास कर रहा है कि यूजीसी नेट दे रहे परीक्षार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त हो, उसको लेकर के हम अलग अलग विषयों से, जिनका पिछले वर्ष जेआरएफ हुआ है, ऐसे लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल के पेज को लाइक करिए। आप न्यूज़कारिता देख रहे थे। धन्यवाद।